अब इस चैप्टर के सवाल हल होने हैं, तो इसमें सबसे पहले देखते हैं पाठनिहित प्रश्न है 2.3, इसका ख नंबर, और ये है 38 पेज पर है। पेज नंबर मैं इसलिए लिख देता हूं कि आपको क्लियर हो जाएगा सवाल कौन सा है। ख नंबर में कहा गया है कि 30 ml 0.5 m H2SO4 है हमारे पास, और इसको 500 ml तक तनु किया गया, यानी इसको हम मान लेते हैं ये हमारे पास ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये सॉल्यूशन है। और इसमें हमने जब वाटर ऐड किया तो ये कितना हो गया 500 ml। तो अब ये कह रहा है मोलरता कितनी होगी, तो इस कंडीशन में हमको मोलरता निकालनी है। सबसे पहले तो किसी भी सवाल को हल करने के पूर्व हम उसको पढ़ें अच्छी तरह से, और उसमें जो जानकारी दी गई है उसको लिखें, वो खुद बताएगा कैसे हल होंगे हम। अब देखो, हमने आपको बताया था विलयन को हम शरबत से याद रखेंगे। अगर हम शरबत में पानी मिला देंगे तो क्या होगा, कम मीठा हो जाएगा। तो जो मोलरता पहले थी यहाँ पर, इससे कम हमारा आंसर आना चाहिए। समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए क्या होगा। पानी मिलाने की कंडीशन में हम लगाते हैं, ये आप लोग पढ़ चुके हैं, 11th में आपने पढ़ा है, पानी मिलाने पर एक कंडीशन अप्लाई होती है। पानी मिलाने, जिसको हम कहते हैं तनुता, के पूर्व मिली तुल्यांक, मिली तुल्यांक बराबर होगा, अब मैं संक्षेप में लिखता हूं, तनुता के बाद मिली तुल्यांक। और मिली तुल्यांक का मतलब होता है नॉर्मलता गुणा आयतन, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मलता और मोलरता में क्या रिलेशन होता है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मलता बराबर होता है NF इंटू मोलरता। तो इसको हम अप्लाई कर देंगे, हालांकि NF दोनों जगह सेम है तो वो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हमको यही तरीका अप्लाई करना होगा। और H2SO4 के लिए N फैक्टर हो जाएगा 2, क्योंकि दो हाइड्रोजन है, दोनों हटा देता है, और SO4-2 के रूप में ये जल में हमको प्राप्त होता है, तो N फैक्टर वहाँ 2 हो जाएगा। अब ध्यान दें, हम इस बात को यहाँ अप्लाई करेंगे, तो पानी मिलाने की पूर्व मिली तुल्यांक यानी नॉर्मलता गुणा आयतन, यहाँ देखिए आयतन कितना है 30, मोलरता कितनी है 0.5, तो N फैक्टर का इसमें गुणा करेंगे, 2 गुणा 0.5 बराबर, उस तरफ देखिए आयतन कितना है 500, N फैक्टर वहाँ पर भी लगेगा तो वो भी 2 है, और मोलरता हमको निकालनी है, तो हम इसको लिख लेते हैं M। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, दशमलव से ये 0, 500, ये 5 कैंसिल होगा 100 टाइम्स, तो M की वैल्यू मिल जाएगी 3/100 यानी 0.03 M, यह कह लीजिए 500 ml तनु H2SO4 की मोलरता बराबर 0.03 M। ये सवाल हल हो गया, ठीक है। और इसका आंसर भी हम मैच कर सकते हैं। आंसर बुक में चैप्टर के बिल्कुल पीछे रहते हैं, 0.03 M। ध्यान दें जरा, 2.4 38 पेज पर है। यूरिया NH2CONH2,
विलयन की मोललता बराबर 0.25 मोलल। अब मोलल ये मात्रक मोललता का होता है, इस वजह से हमने लिख दिया कि यूरिया विलयन की मोललता। ठीक, यूरिया को हमने क्या लिखा, NH2CONH2। इसको हम केमिस्ट्री में यूरिया पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब इस मोललता का मतलब होता है कि 1 kg विलायक में मोलों की संख्या, किसके मोलों की संख्या होती है, विलेय के। तो यहां लिख भी देंगे हम, और विलेय कौन होगा, यूरिया होगा, वो भी लिख देता हूं NH2CONH2, और वो कितनी हो गई 0.25, और विलायक हो गया हमारा जल ही होता है हमेशा H2O। अब देखिए यहां से हम निकाल सकते हैं NH2CONH2 की मात्रा बराबर, और वो हो जाएगी क्या, कि मोलों की संख्या गुणा 1 मोल का द्रव्यमान, और इसी 1 मोल पदार्थ के द्रव्यमान को हम कहते हैं मोलर द्रव्यमान, और मोलर द्रव्यमान ही बराबर होता है किसके, अणुभार के। और आप लोगों को पता होना चाहिए कि NH2CONH2 का मोलर द्रव्यमान होता है 60। मोलर द्रव्यमान ये होता है 60 ग्राम प्रति मोल। तो मोलों की संख्या हो गई यहाँ 0.25, और गुणा करेंगे 60 का, तो यहाँ 0.25 का 150, और 1 0 2 अंक बाद 15 ग्राम आ गया। ठीक, 15 ग्राम हमको यूरिया की आवश्यकता है, कब, जबकि हम बनाते हैं 0.25 मोलल सॉल्यूशन। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, विलायक है 1 किलोग्राम और विलेय है 15 ग्राम, तो विलयन का कितना द्रव्यमान हुआ, निकाल सकते हैं ना, कैसे, विलेय प्लस विलायक बराबर होता है ना विलयन के, दोनों को मिलाने पर विलयन बनता है। तो अब हम निकाल देंगे, विलेय कितना है हमारे पास 15 है, और विलायक ये किलोग्राम में तो 1 है, लेकिन ग्राम में कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको हमको, तो प्लस में 1000, ये तो विलयन की मात्रा आ जाएगी यहाँ से, विलयन की मात्रा, और वो हो जाएगी विलयन की मात्रा बराबर 1015 ग्राम। कहने का आशय क्या हुआ कि यदि हम 1015 ग्राम विलयन बनाते हैं तो इसके लिए हमको चाहिए होगा 15 ग्राम यूरिया। ठीक है, और सवाल में क्या पूछा गया था कि 2.5 किलोग्राम जलीय विलयन को बनाने के लिए आवश्यक यूरिया। तो अब हम ये सवाल चूंकि इसलिए से हल कर सकते हैं, चूंकि 1015 ग्राम विलयन में NH2CONH2 की मात्रा बराबर है 15 ग्राम, और इसीलिए 1 में भाग हो जाएगा 15/10-15, और इसीलिए 2.5 kg, और कोष्टक में कर लेंगे 1000 का गुणा करेंगे तो 2500 आ जाएगा। यहाँ 2500 ग्राम विलयन बनाने के लिए कितनी जरूरत पड़ेगी, तो 15/10-15 गुणा 2500, इसको कैलकुलेट कर लेंगे
तो हल करने पर आता है 36.964 ग्राम। तो हम अपने आंसर को लिख देंगे इस तरफ, और वो क्या होगा कि 2.5 kg यूरिया का जलीय विलयन बनाने के लिए आवश्यक यूरिया बराबर 36.964 ग्राम, और इसको बॉक्स में पैक कर दीजिए। लास्ट में आंसर लिख दें 2.7, और ये पेज नंबर बनेगा जाके 42। हेनरी के नियम पर आधारित सवाल है, और इस सवाल में अगर हम देखें तो टेम्परेचर 2 बार लिखा हुआ है, दोनों बार 298 के है, यानी कांस्टेंट है। और हेनरी के नियम में क्या होना चाहिए? स्थिर टेम्परेचर होना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदलेगा तो क्या बदल जाएगा? KH, ठीक है। और X की वैल्यू कम होगी, KH की वैल्यू बढ़ जाएगी। ये थ्योरी में आपको पढ़ा दिया गया है। तो अब हम लिखते हैं T बराबर 298 के, और कोष्टक में लिख देते हैं स्थिर पर KH का मान है 1.67 गुणा 10⁸ PA। PA का मतलब होता है पास्कल, और आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक ATM बराबर होता है 1.01 गुणा 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, और इसी को हम कहते हैं PA यानी पास्कल। अब देखिए 500 ml सोडा जल का 2.5 ATM दाब पर बंद किया गया। सोडा जल, इसका मतलब क्या हुआ कि CO2 प्लस H2O। CO2 ये गैसीय अवस्था में रहेगा और H2O द्रव अवस्था में रहेगा, यानी गैस की द्रव में घुलनशीलता के द्वारा बनेगा सोडा जल, ठीक है। तभी तो लगेगा इसमें हेनरी का नियम। और ये कितना है हमारे पास? ये है 500 ml। तो इसका मतलब ये हो जाएगा सीधा सा कि विलायक कितना है? विलायक H2O की मात्रा बराबर 500 ग्राम। और ये कैसे? क्योंकि जल का जो घनत्व है, जल का घनत्व ये होता है 1 ग्राम प्रति सीसी, और सीसी को ही कहते हैं ml। सीधा लिख दिया हमने। और इसमें किस चीज का उपयोग किया? घनत्व कितना होता है जल का? 1 ग्राम प्रति सीसी या ml, मतलब 1 ग्राम जल का आयतन 1 ml। इसका उल्टा कहेंगे 1 ml जल का भार 1 ग्राम। क्लियर? तो वहां से हो गया ये 500 ग्राम। घुली हुई CO2 की मात्रा निकालनी है हमको। घुली हुई CO2 की मात्रा, यानी कि हमको निकालना क्या है? WCO2, ये क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसमें अप्लाई करेंगे हेनरी का नियम, तो वहां से हम प्राप्त कर लेंगे मोल प्रभाज, हम प्राप्त कर लेंगे हेनरी के नियम P बराबर KH × X से। अब X क्या होता है? मोल प्रभाज होता है कि नहीं? यहाँ हम अगर CO2 के लिए अप्लाई करें तो ये हो जाएगा PCO2 बराबर KH × X CO2। PCO2 है 2.5 ATM, 2.5। अब देखो KH ये पास्कल में है और ये ATM में है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? मात्रक दोनों के सेम करने पड़ेंगे। तो यहीं कर लेते हैं इसको हम। यहाँ बराबर 1.67 गुणा 10⁸ बटे में 1.01 गुणा 10⁵। तो देखिए
यहाँ 10 से पावर सीधे 3 घातें यहाँ बचेंगी, ATM में आएगा। और इसकी ज़रा कैलकुलेशन कर लो, 1.65 आ गया इतना, बस वो मान हम यहाँ रख देंगे, 1.65 इंटू 10⁻³ अब इंटू x, ऐसा करते हैं हम, देखो XCO2 किसके बराबर होगा, NCO2 बटे NCO2 प्लस NH2, क्या होगा ना इसके बराबर। तो अब नीचे जब 2 हैं यहाँ पर, तो कैलकुलेशन को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो हम क्या करें, इसको नेग्लिजिबल मान के छोड़ दें, एक ही तरीका है। आंसर में नेग्लिजिबल चेंज आएगा, ना के बराबर परिवर्तन आएगा। और होता भी यही है, इस बात को आपने राउल्ट के नियम वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन में अप्लाई किया हुआ है। NCO2 इज वेरी लेस देन होता है NH2O के, होता है ना। तो यदि हम इसको नगण्य मान लें तो XCO2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, ध्यान दीजिए, NCO2 बटे NH2O, और इनको हम यहाँ मान रख दें। NCO2 का मतलब W बटे M, बाहर CO2 लिख देते हैं, और यहाँ नीचे W बटे M और बाहर H2O लिख देते हैं। क्लियर हुआ। अब इसका हम जब मान रखेंगे तो देखो W बटे M CO2 के लिए, CO2 के लिए घुली हुई मात्रा तो निकालनी है ना हमको, तो वो W ही रहने देते हैं, भागे M। CO2 का अनुभार कितना होता है, 44 होता है ना, 44 बटे, अब W बटे MH2O, विलायक H2O की मात्रा है 500, तो 500 बटे MH2 हो जाएगा 18, ठीक। बाहर बाहर का गुणा और भीतर भीतर का गुणा, हमको मिलेगा 18W बटे 500 गुणा 44, ये मान हम रख देते हैं। अब इसके स्थान पर गुणे में 18W बटे 500 गुणा 44, तो W निकाल लेंगे कि नहीं, निकल आएगा W। अब चलिए कंप्लीट कर लें, 2.5 गुणा 500 गुणा 44 बटे 1.65 गुणा 10⁻³ और गुणा 18। अब इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ऐसा करते हैं कि 2.5, ये 0 ख़त्म, तो मिला हमको ऊपर क्या, 25 गुणा 50 गुणा 44 बटे, यहाँ देखिए 10⁻³ है, तो यहाँ पर आ जाएगा, दशमलव खत्म करने के बाद 1 0 बढ़ेगा, 1650 गुणा 18। अब ये 0 से 0 खत्म होगा, 5 से 1 कैंसिल होगा, 5 तिरके 15, 1 5, फिर 15 आएगा तो 5 तिरके 15। अब ये 11 से कैंसिल हो रहा है, तो 11 × 33 और 11 × 4 = 44, फिर ये 2 से कटेगा तो 2 बार और ये 9 बार, तो कितना मिला हमको, तो यहाँ पर आया 50 बटे 27, तो 27 दूना 54 होता है, 2 से कुछ कम आएगा मान, 1.85 ग्राम, 2.9 पेज संख्या 56। (298) के पर शुद्ध जल का वाष्प दाब इतना है, 850 ग्राम जल में 50 ग्राम यूरिया घोला गया। इस विलयन के लिए जल के वाष्प दाब और इसके अपेक्षित अवनमन का परिकलन कीजिए। देखिए हमारे पास टेम्परेचर दिया है
298 के, ज़रूरत नहीं पड़ती इसकी कभी। और दो पदार्थ हैं, एक तो है यूरिया जिसका फॉर्मूला होगा NH2CONH2, और दूसरा है जल, ये होता है H2O। ठीक, तो यूरिया होगा विलेय और जल होगा विलायक। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब ये यूरिया ठोस अवस्था में रहता है, इसको भी लिख लेते हैं ठोस। तो इसका तो कोई वाष्प दाब होगा नहीं, तो जानकारी लिखते हैं जो सवाल में दी गई है, वाष्प दाब। इसका तो होगा नहीं, ठोस है ना, जल द्रव है, उसका होगा। पुस्तक में लिखते हैं शुद्ध अवस्था में कितना है इसका, 23.8 mmHg, मिलीमीटर पारे की ऊंचाई के बराबर दाब का ये मात्रक होता है। पास्कल, बार, एटीएम, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, ये सभी और पारे की ऊंचाई के रूप में लिखना, ये दाब के सारे मात्रक हैं। 850 ग्राम जल में तो मात्रा, जल कितना है 850 ग्राम, हमने इसमें यूरिया मिलाया हुआ है 50 ग्राम। ठीक है, तो अब कहा जा रहा है कि विलायक का वाष्प दाब कितना होगा, तो हमको निकालना है PA का मान, और ये जो प्रारंभिक वाला मान है इसको हम कहेंगे PA0। ठीक है, समझ में आ गया इतना? ये हमको PA की वैल्यू निकालनी है। अब हम देखते हैं फॉर्मूला कौन सा लगने जा रहा है। वाष्प दाब संबंधी हमने फॉर्मूला पढ़ा है कि PA0 माइनस PA अपॉन PA0 बराबर होता है XB। याद आया? XB क्या मूल प्रभाज है, किसका, विलेय का। ये है विलेय का मोल प्रभाज, और जो बराबर होगा किसके, NB बटे NA प्लस NB, इसके बराबर होता है। तो अभी जो चीज हमने उस तरफ लिखी है उससे राउल्ट का नियम भी क्लियर हो गया, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन भी क्लियर हो गया, मतलब उसका रिवीजन हो गया, और ये सवाल इसी तरह से हल होना है, तो हमने इस कॉन्सेप्ट को भी रिवीजन कर लिया। तो अब बताइए, हमको PA0 पता है, हमको PA निकालना है, तो इसके लिए हमको क्या पता होने चाहिए, इनके मोल पता होने चाहिए। और मोल कैसे निकल के आते हैं, ग्राम में मात्राएं दी है ना, बस अणुभार लिखते हैं। अणुभार यूरिया का 60 होता है, निकाल चुके हैं। जल का 18 होता है, तो क्या मोल नहीं निकाल सकते, मोल हो जाएगा 50/60, और यहाँ हो जाएगा 850/18, तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5/6 0.83। तो ये वैल्यू हो गई किसकी, ध्यान दो, ये विलेय है ना, तो विलेय होता है B, NB की वैल्यू हो गई है। अब उस तरफ देखिए, 850/18 करो कितना आया, 47.22, ये वैल्यू किसकी हो गई, NA की वैल्यू हो गई। बस फॉर्मूले में मान रख दो। अतः सूत्र एक बार लिखा हुआ, दोबारा लिखने की जरूरत है नहीं, अब सीधे PA0 ये है 23.8 माइनस PA निकालना है बटे 23.8 बराबर NB, ये हो गया 0.83 बटे 0.83 प्लस
47.22। अब बताइए क्या इसको हल करके पी ए नहीं निकालेंगे? और दूसरा भी तो निकालना है इसमें। देखो क्या निकालना था, आपेक्षिक अवनमन। तो हम कहेंगे क्या लिखें इसमें, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये बराबर होगा किसके, वही वैल्यू हो जाएगी हमारी पी ए नॉट माइनस पी ए अपॉन पी ए नॉट। ठीक है, समझ में आ गया? कंप्लीट कर लेंगे इसको। 2.12 पेज नंबर वही है 56। एक 185,000 यानी 1,85,000 मोलर द्रव्यमान वाले एक बहुलक के 1 ग्राम को 37 डिग्री सी पर 450 ml जल में घोलने से उत्पन्न विलयन के परासरण दाब का पास्कल में मापन करना है। तो इसमें जो वैल्यू दी गई है उनको हम देखते हैं। बहुलक है तो समझ लें इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी। एक लक के आपस में अधिक संख्या में, बल्कि अधिक के पहले लगा दें, बहुत अधिक संख्या में जोड़ने से प्राप्त का अणुभार बहुत ज्यादा है, ये 1,85,000 और इसका हमने कितना 1 ग्राम लिया है। W बराबर 1 ग्राम को घोला गया है 37 डिग्री सी पर 450 ml जल में। तो T बराबर हो जाएगा 37 + 273, जोड़ेंगे तो 7 3 10, हासिल 1 8 और 3 11, 1 हासिल फिर से, तो 310 हो गया के। और V की वैल्यू दी है 450 ml, इसको लीटर में बदल लेंगे 450/1000 तो मिलेगा 0.45 लीटर। और R की वैल्यू 0.0821 लीटर वायुमंडल प्रतिमोल के। तो ये वैल्यू हम सार्वत्रिक नियतांक है ये, इसको हमें अपने मन से याद रखना होता है। निकालना है हमको पाई, परासरण दाब निकालना है, काय में निकालना है, पास्कल में, पास्कल में। तो देखिए लगा देते हैं फॉर्मूला, पाई बराबर WRT/m/v, ये होता है फॉर्मूला। तो W हो गया 1, R हो गया 0.0821, T हो गया 310 और M की वैल्यू हो गई ये 185,000 और V हो गया हमारा 0.45। तो देखिए ये 0.45 खत्म करें, ये 0 2 खत्म हो जाएंगे यहाँ पर, तो ये मान निकल के आएगा ATM में। ठीक है, ATM में आएगा। और आप लोगों को पता है कि एक ATM बराबर 1.01 × 10⁵ PA यानी पास्कल होता है ना। तो इसमें इस वैल्यू में हम उतने का गुणा करा देंगे तो हमको मिलेगा पाई बराबर 0.0821 × 30 × 1.01 × 10⁵ भागे में आएगा 1850 और गुणा 45। अब इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, 310 होगा। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो आंसर मिलेगा हमको 30.97 PA। ठीक है, और आंसर को हम पैक कर सकते हैं इसका, परासरण दाब
पाई बराबर 30.97 PA। टू 2.6 और ये है पेज संख्या 61। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत प्रश्न आएगा, ये एक्सरसाइज कह सकते हैं, इस मैथमेटिक्स में होते हैं ना, उसी तरह से। तो इस सवाल में कहा जा रहा है कि यदि 1 ग्राम मिश्रण में Na2CO3 तथा NaHCO3 के मोलों की संख्या समान हो, तो सबसे पहले तो हम ये काम करते हैं कि सवाल को हम लिखते हैं। ठीक है, सवाल को हम लिखेंगे Na2CO3 प्लस NaHCO3 ये मिश्रण है, और ये मिश्रण कितना है टोटल दोनों मिला के 1 ग्राम। के मोलों की संख्या समान, इसका मतलब क्या हुआ कि Na2CO3 के मोल बराबर हैं NaHCO3 के मोल। ठीक, अब इस मिश्रण से पूर्णता क्रिया करने के लिए 0.1 MHCl के कितने ml की आवश्यकता होगी? तो पूर्णता क्रिया करने के लिए हम 3 डंडे लगाते हैं। इसका मतलब है 3 डंडे लगा दिए हमने, तो इसका मतलब हो जाएगा पूर्णता क्रिया करना। ठीक, कहिए तो मैं नीचे लिख भी देता हूं, पूर्णता क्रिया करना, उसका ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। ये लग रहा है 0.1 MHCl, और इसमें पूछा जा रहा है का कितना ml, यानी कि हमको V की वैल्यू निकालनी है। और सवाल ही तो लिखा है, अगर आप सवाल लिख लिए तो हल वो अपने आप होगा। कैसे होगा अभी हम इसको करते हैं, देखेंगे। हम मान लेते हैं कि ये है, माना ये है W, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस W, ग्राम में रहेंगे दोनों। ठीक है, अब हम इनका निकालते हैं अणुभार यहाँ पर। तो अणुभार 106, क्लियर। यहाँ पर अणुभार कितना आ जाएगा, अणुभार हो जाएगा 84। ठीक, W बटे यहाँ कितना हो जाएगा 106 बराबर, वहां कितना है 1 माइनस W बटे 84। समझ में आ रहा है? अब ये बताइए क्या कैलकुलेशन यहाँ पे हम कैसी गुणा करके हल कर लेते हैं पहले। 84W बराबर 106 माइनस 106W। ठीक है, पक्षांतर करके ले आए इसको, तो 106W माइनस प्लस का हो जाएगा 84W बराबर 106, तो ये हो जाएगा 190 बराबर 106। तो W बराबर 106 बटे 190.5 ग्राम, ये W का मान आ गया। क्लियर, तो यहाँ से क्या कंफर्म हो गया, ये Na2CO3 कितना है 0.56 ग्राम, तो ये कितना है फिर 0.44 ग्राम। समझ में आ गया, इनकी वैल्यू हमने निकाल ली। ठीक, अब हम क्या करेंगे, देखिए इस तरफ N बराबर होता है W बटे E इंटू V, और ऊपर 1000। कोई दिक्कत, तो V का में आ जाएगा ml। ये सूत्र समझ में आ रहा है आपको, नॉर्मल का ही तो है। तो यहां से हम निकाल लेंगे N इंटू V, तो बराबर क्या होगा W गुणा 1000 बटे E। तो ये क्या होती है मिली तुल्यांकों की, मिली तुल्यांकों की संख्या।
इतनी बात समझ में आ रही है? ठीक, तो अब हम वही बात अप्लाई कर देते हैं यहाँ पर, क्या कि यहाँ पहला कौन सा है, Na2CO3 के मिली तुल्यांक प्लस NaHCO3 के, नीचे लिख दे रहा हूं मैं, मिली तुल्यांक बराबर, अब यहाँ पे क्या लिखा है, 0.1 m HCl के VML के मिली तुल्यांक। समझ में आ गया? अब यहाँ मोलरता दी है ना, नॉर्मलता निकाल सकते हैं। कैसे? अब HCl है, HCl के लिए देखो ये देगा H प्लस Cl नेगेटिव, तो यहाँ से NF की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई ना, तो नॉर्मलता हो जाएगी, नॉर्मलता बराबर 1 गुणा 0.1 यानी ज्यों की त्यों 0.1 n रहेगी। समझ में आ गया? तो अब बस मान रखना है। इस तरफ देखो मात्रा है Na2CO3 की हम निकाल चुके हैं 0.56, ठीक है, और इस तरफ 0.44। क्लियर? तो अब ध्यान दीजिए, यहाँ हम लगाएंगे फॉर्मूला W गुणा 1000/E, तो 0.56 बटे E तुल्यांक की बात। अब देखो जरा, यहाँ Na2CO3 है तो इसका N फैक्टर होगा 2, होगा कि नहीं होगा, और इसका कितना होगा, N फैक्टर होगा 1। समझ में आ रही बात? तुम तो सीधा समझ लो, जितने सोडियम है सो N फैक्टर है। ठीक है? कैसे? जैसे जितने हाइड्रोजन आते सो N फैक्टर की वैल्यू होती। ठीक है, तो यहाँ हम तुल्यांक की भार जो पाएंगे, इसका तुल्यांक की भार हो जाएगा E बराबर 106/2, और यहाँ क्या हो जाएगा, E बराबर 84/1। नहीं समझ में आया? तो इसको हल करेंगे तो कितना आएगा, 53 आ जाएगा। अब बस यहाँ 0.56 और गुणा 1000 बटे तुल्यांक की भार कितना, 53 प्लस 0.44 ग्राम में मात्रा गुणा 1000, और यहाँ कितना आ जाएगा, E 84। क्लियर? बराबर नॉर्मलता 0.1 और गुणा V 0.56, ये 2 0 कैंसिल, 0.44 2 0 कैंसिल, तो ऊपर मिलेगा हमको 560/53 प्लस 440/84 हमको मिलेगा बराबर 0.1 भी, ये हो गया, और 10.56, ठीक है, प्लस 440/84 5.23 बराबर 0.1 V। इनको जोड़ देंगे तो 6 और 3 9 आ गया, यहाँ 2 और 5 7 हो गया, पॉइंट लगा दिया, 5 ये और ये 1 बराबर 0.1 V। तो 0.1 शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ 157.9 ml। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं आंसर में कि 1 ग्राम Na2CO3 व NaHCO3 मिश्रण के लिए आवश्यक 0.1 m HCl का आयतन। ठीक, ये हो गया। इसको चाहे तो हम बॉक्स में पैक कर दें और आंसर लिख दें। अब उसके बाद देखते हैं हम 2.5 और ये है पेज संख्या 60। इस सवाल में कहा जा रहा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% W/W है। ग्लूकोज का जलीय विलयन है
तो प्लस जल मिलाएंगे क्या बन जाएगा, ग्लूकोज विलयन, ये बन जाएगा ना। और ग्लूकोज इसमें रहेगा विलेय, जल हो जाएगा विलायक, और ग्लूकोज विलयन हो जाएगा विलयन। लिखा हुआ था मैंने दोबारा लिख दिया, क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि विलेय और विलायक को मिलाते हैं तो बन जाता है विलयन। ठीक है, अब जो वैल्यू दी गई है इसको हम ऐसे टेबल बना लेते हैं, इस तरफ लिखेंगे विलेय की जानकारी, इस तरफ विलायक की, और इस तरफ विलयन। 10% W/W। ठीक है, आगे जाकर विलयन का घनत्व भी है, तो घनत्व लिखा हमने कितना है 1.2 ग्राम। ml को हम cc भी लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर। देखो घनत्व है, पहले तो परसेंटेज देखें W/W, इसका क्या मतलब है कि जो विलयन बना हुआ है इसमें विलेय है 10 ग्राम। ठीक है, और ये जो विलायक होगा ये होगा 100 - 10 यानी कि 90 ग्राम। क्लियर। और विलयन कितना होगा, विलयन होगा 100 ग्राम। 500 ग्राम है तो क्या हम इसका आयतन नहीं निकाल सकते हैं? आयतन के लिए क्या फॉर्मूला होगा, द्रव्यमान बटे घनत्व, ये होगा इसका फॉर्मूला। तो आयतन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, द्रव्यमान बटे घनत्व। रख देते हैं हम, तो द्रव्यमान हो गया हमारा 100 और घनत्व हो गया 1.2, तो ये आएगा ml में, और हमको जरूरत पड़ती है लीटर में, तो क्या करेंगे हम 1000 का इसमें 100/1.2 और इंटू 1000, दशमलव खत्म करते हैं, ये 0 और ये दोनों 0 ऊपर खत्म, 1/12 आ गया लीटर, ये निकल के आ गया। अब हम निकालेंगे यहाँ पर मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, और मोलों की संख्या के लिए चाहिए होता है हमको ग्राम में भार और अणुभार। तो पहले हम अणुभार लिख लें। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6 और H2 होता है जल का फॉर्मूला। तो यहाँ अगर हम निकालें M क्या, बल्कि अणुभार लिख देता हूँ, अणुभार, तो ग्लूकोज का होता है 180 और इस तरफ आएगा कितना, अणुभार 18, कितना आएगा 18। तो मोलों की संख्या हो गई यहाँ पर हमारी मात्रा 10/180 और यहाँ मोल कितने हो गए, हालांकि जरूरत इसमें पड़ेगी किसमें, मोल अंश अगर निकालते हैं तब जरूरत पड़ेगी। तो ये हो गया हमारा 90/18, तो 18 पंचे 90, 5 आ गया, ये मान हो गया NH2 होगा, और ये 0 से 0 1/18, ये हो गया NC6H12O6 का। अब बताइए जो कुछ भी आप निकालना चाहें सूत्र लगाओ, आंसर पाओ। सबको निकल आएगा कि नहीं? अब एक एक करके देख लेते हैं हम। मोललता, ध्यान दीजिए, तो मोललता का फॉर्मूला क्या होगा, NC6H12O6 और बटे W, एन हम निकाल चुके हैं, कितना है 1/18, और यहाँ W kg कितना आया था 90/1000, तो 90 आ जाएगा इधर और 1000 पहुंच जाएगा ऊपर, 0 से 0, 100/18 नंबर कितना होता है 162 है, आएगा 0.617 स्मॉल m x C6H12O6। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा N C6H12O6 बटे दोनों का टोटल करेंगे तो NC6H12O6 प्लस NH2O, यानी कि
ये होगा हमारे 1/18 और यहाँ बटे में आ गया फिर से 1/18 और प्लस 5 है। तो देखिए उसको 1/18 ही ऊपर कर देते हैं, हम ऐसे जो करते हो यहाँ 18 आ जाएगा क्या लासा, नीचे हल करेंगे तो यहाँ 1 रहेगा प्लस 18 पंचे 90। अब ये 18 से 18 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिला 1/91, तो आएगा 0.01, ये आ गया 0.01। अब आप देख लीजिए कितना आंसर आ रहा, मैच कर लिया। तो अब देखो ये ग्लूकोज के मोल निकल के आ गए, जल के निकालना है तो दोबारा फॉर्मूला लगाने के बजाय 1 से घटा दे, तो ये मिल गया, हमें मिलेगा XH2O बराबर 1 माइनस XC6H12O6 यानी कि 1 माइनस 0.01 तो आ जाएगा 0.99। तो मोलरता ये अब देखो क्या होगा NC6H12O6 के मोल बटे V लीटर, समझ में आ गया। अब N की वैल्यू कितनी है ग्लूकोज के निकाले हैं 1/18 भाग करेंगे V लीटर का, कितना आया था 1/12, तो बाहर का गुणा भीतर का गुणा हमको क्या मिलेगा 12/18, 6 से कैंसिल हो जाएगा तो 6 दूना 12 और 6 तिरके 18, 2/3 यानी कि हल करेंगे तो हमको मिलेगा 0.66 स्मॉल n। हाँ तो बच्चों देखिए आज की क्लास में सवालों को यहीं समाप्त करते हैं, इसके बचे हुए सवालों को, इस चैप्टर के बचे हुए सवालों को नेक्स्ट क्लास में हल करेंगे। थैंक यू बच्चों।